हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल सी एस अकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी की जो मेन फैक्ट की हमारी सीरीज चल रही है उसका पार्ट 6, जिसमें हम जानेंगे आधुनिक कालीन हिंदी और खड़ी बोली के अंतर्गत भारतेंदु पूर्व युग के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो वीडियो आ चुकी हैं उन्हें भी देखना आप ना भूलें, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आधुनिक कालीन हिंदी, हिंदी के आधुनिक काल तक आते आते ब्रजभाषा जनभाषा से काफ़ी दूर हट चुकी थी और अवधि ने तो बहुत पहले से ही साहित्य से मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा था मध्यकालीन भाषा में अवधि के बारे में। 19वीं सदी के मध्य तक अंग्रेजी सत्ता का महत्तम विस्तार भारत में हो चुका था। इस राजनीतिक परिवर्तन का प्रभाव मध्य देश की भाषा हिंदी पर भी पड़ा। नवीन राजनीतिक परिस्थितियों ने खड़ी बोली को प्रोत्साहन प्रदान किया। जब ब्रजभाषा और अवधि का साहित्यिक रूप जनभाषा से दूर हो गया, तब उनका स्थान खड़ी बोली धीरे धीरे लेने लगी। अंग्रेजी सरकार ने भी इसका प्रयोग आरंभ कर दिया, यानी कि हिंदी के साथ साथ धीरे धीरे खड़ी बोली का भी प्रयोग किया जाने लगा। इसके बाद जो हमारी आधुनिक कालीन हिंदी है, उसमें हिंदी के आधुनिक काल में प्रारंभ में एक और उर्दू का प्रचार होने और दूसरी ओर काव्य की भाषा ब्रजभाषा होने के कारण खड़ी बोली को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा। 19वीं सदी तक कविता की भाषा ब्रजभाषा और गद्य की भाषा खड़ी बोली रही। 20वीं सदी के आते आते खड़ी बोली गद्य पद्य दोनों की साहित्यिक भाषा बन गई। इस युग में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों ने बड़ी सहायता की। फलतः खड़ी बोली साहित्य की सर्वप्रमुख भाषा बन गई। क्योंकि इससे पहले क्या था, इससे पहले काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आधुनिक कालीन हिंदी के आते आते खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा। आइए देखते हैं हम खड़ी बोली के बारे में। खड़ी बोली के अंतर्गत सबसे पहले हम भारतेंदु पूर्व युग के बारे में देखेंगे। खड़ी बोली गद्य के आरंभिक रचनाकारों में फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर के दो रचनाकार कौन कौन से थे। सबसे पहले सदासुख लाल, जिनका उपनाम नियाज है, नियाज इनका उपनाम है, आपको ध्यान रखना है। और जो ये 1746 से 1824 तक इनका जीवन काल है। इन्होंने सुख सागर की रचना की थी 1799 ईस्वी में। और दूसरे हैं इंशा अल्लाह खां। इंशा अल्लाह खां को शॉर्ट में इंशा कहते हैं, जो कि 1756 से 1817 इनकी जो जीवन काल है वो है। इन्होंने रचना की थी रानी केतकी की कहानी और उदयमान चरित। इन दोनों की रचना इन्होंने 1810 ईस्वी में की थी। तथा फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के दो भाषा मुंशी थे। ये दोनों को थे, ये दो रचनाकार थे और ये दो भाषा मुंशी थे। लल्लू लाल जी ने 1763 1835 तक अपना जीवन काल था इनका। और प्रेम सागर की रचना इन्होंने 1802 ईस्वी में की। और दूसरे जो भाषा मुंशी थे वो थे सदल मिश्र, जिन्होंने 1767 से 1847 ईस्वी तक अपना जीवन काल जिया। इसके बाद इन्होंने जो रचना करी थी वो करी थी नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावती, जो कि 1803 ईस्वी में आंशिक मुद्रण हुआ था इसका 1810 में, और पूर्ण मुद्रण हो गया था 1803 में आंशिक और 1810 में पूर्ण मुद्रण। इनके नाम उल्लेखनीय है। तो आपको याद रखना है, भारतेंदु पूर्व युग में फोर्ट विलियम कॉलेज जो था उसके दो रचनाकार हैं, सदासुख लाल और इंशा अल्लाह खां। और जो दो भाषा मुंशी हैं वो हैं लल्लू लाल और सदल मिश्र। और इनकी रचनाएं भी आपको याद रखनी है जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। सदासुख लाल, यानी जिनका नाम उपनाम नियाज था, इनके मन में भाषा के संस्कृत मिश्रित रूप के प्रति विशेष मोह था, क्योंकि भाखा नाम से यह परंपरा से चला आ रहा था। इस स्थान पर फारसी बहुल उर्दू गद्य की प्रतिष्ठा होते देख उन्होंने कहा था कि रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया है, यानी कि रस्मो रिवाज जो है वो भाखा की दुनिया से उठ गया है। आचार्य शुक्ल ने कहा था, इनके शब्दों में क्या है कि मुंशी जी अर्थात मुंशी सदासुख लाल ने हिंदुओं की शिष्ट बोलचाल की भाषा ग्रहण की, उर्दू से अपनी भाषा ली। ये आचार्य शुक्ल का कहना था। इसके बाद इंशा अल्लाह खां, इंशा के अनुसार रानी केतकी की कहानी में क्या था, हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट नहीं है, यानी लेखक ने इसमें मोल्लापन, उर्दू या मोल्ला वाली तरीका के साथ ब्रजभाषा, अवधि जैसी बोलियों और संस्कृत के तत्सम शब्दों को भी अलग रखने की कोशिश की है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में इंशा ने अपनी भाषा में 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की है। मतलब बाहर की बोली, अरबी, फारसी, तुर्की,
गवारी ब्रजभाषा अवधी आदि और भाकापन संस्कृत के शब्दों का मेल। ये 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी। कौन कौन से? बाहर की बोली जिसमें कि अरबी फारसी तुर्की आती है, और एक गवारी बोली जिसमें कि ब्रजभाषा और अवधी आती है, और भाकापन जिसमें संस्कृत के शब्दों का मेल होता है। आगे आचार्य शुक्ल ने लिखा है, आरंभ काल के चारों लेखकों में इंशा की भाषा सबसे चमकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती है। लल्लूलाल जी ने अपनी कृति प्रेम सागर में प्राक्तन में लिखा है कि यामिनी भाषा छोड़ दिल्ली आगरे की खड़ी बोली में कह नाम प्रेम सागर धरा, अर्थात यवनों की भाषा छोड़कर दिल्ली आगरे की खड़ी बोली में रचना कर पुस्तक का नाम प्रेम सागर रखा। लल्लूलाल जी की भाषा के संबंध में आचार्य शुक्ल का मंतव्य है कि लल्लूलाल जी का काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथावार्ता के काम का ही अधिकतर है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है, न संबंध विचारधारा के योग्य है। यह आचार्य शुक्ल जी का मत था उस समय। सदल मिश्र ने अपनी रचना नासिकेतोपाख्यान में लिखा है, नासिकेतोपाख्यान को जिसमें चंद्रावती की कथा कही है, देववाणी यानी संस्कृत से कोई समझ नहीं सकता, इसलिए खड़ी बोली में किया है। सदल मिश्र की भाषा के बारे में आचार्य शुक्ल का कहना है कि इन्होंने व्यवहार उपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है और जहाँ तक हो सका है खड़ी बोली का ही व्यवहार किया है, पर इनकी भाषा भी साफ सुथरी नहीं है। ब्रज भाषा के कुछ रूप हैं और पूर्वी बोली के शब्द तो स्थान स्थान पर मिलते हैं। तो आचार्य शुक्ल का जो कहना है ये आपको ध्यान रखना है। और नासिकेतोपाख्यान में किसकी कथा है? चंद्रवती की कथा है, जो कि संस्कृत में नहीं, इसलिए खड़ी बोली में लिखी है, ताकि संस्कृत कुछ लोगों को समझ में नहीं आ पाती, इसलिए खड़ी बोली में उन्होंने इसकी रचना की है, नासिकेतोपाख्यान। आपको इनकी रचना का नाम ध्यान रखना है, इनकी भाषा का नाम ध्यान रखना है, और इसमें किसकी कथा है? चंद्रावती, वो नाम आपको ध्यान रखना है। फिर खड़ी बोली गद्य के आरंभिक रचनाकारों के बारे में आचार्य शुक्ल ने निष्कर्षात्मक टिप्पणी की है कि इन 4 लेखकों में से आधुनिक हिंदी का पूरा आभास मुंशी सदासुखलाल और सदल मिश्र की भाषा में मिलता है। इन 2 में भी मुंशी सदासुखलाल की साधु भाषा अधिक महत्व की है। मुंशी सदासुखलाल ने लेखनी भी चारों ओर पहले उठाई, अतः गद्य का परिवर्तन करने वालों में उनका विशेष स्थान समझना चाहिए। तो जो मुंशी सदासुखलाल हैं, इन्होंने लेखनी भी चारों में सबसे पहले उठाई। ये 4 लोग कौन हैं? ये सदल मिश्र हैं, मुंशी सदासुखलाल हैं और आचार्य शुक्ल हैं, और इन सब में सबसे, और एक सदल मिश्र, इन सब में सबसे पहले जो लेखनी उठाई वो सदासुखलाल ने, इसलिए इनके गद्य परिवर्तन करने वालों पर उनका विशेष ध्यान रहना चाहिए। भारतेंदु पूर्व युग में मुख्य संघर्ष हिंदी की स्वीकृति और प्रतिष्ठा को लेकर इस युग के 2 प्रसिद्ध लेखकों राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी के स्वरूप निर्धारण के प्रश्न पर 2 सीमांतों का अनुगमन किया। राजा शिव प्रसाद ने हिंदी का गवारूपन दूर कर उसे उर्दू मोहल्ला बना दिया, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी का समर्थन किया। तो यहाँ दोनों में काफ़ी अलग अलग डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनका आपको उपनाम सितारे हिंद याद रखना है। राजा लक्ष्मण सिंह, इन्होंने क्या करा? लक्ष्मण सिंह ने विशुद्ध सांस्कृतिक हिंदी का समर्थन किया, और जबकि शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी का गवारूपन दूर कर उसमें उर्दू मोहल्ला बना दिया। इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगी जब आप इससे पहले की वीडियो देख लें, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक चेक करें और पहले की वीडियो को देख लें। ये सब था आज की वीडियो में। तो इससे जो हमें याद रखना है, यहाँ पर याद रखना है कि सदासुखलाल का उपनाम नियाज है, उनकी रचना सुखसागर है। इंशा अल्लाह खां जो है, इनका उपनाम इंशा है। इन उदयभान चरित और रानी केतकी की कहानी का रचना इन्होंने की है। लल्लूलाल की प्रेम सागर रचना है, जो कि आपको ध्यान रखनी है। और सदल मिश्र की रचना नासिकेतोपाख्यान है और चंद्रावती है। यहाँ आप चित्र इनमें देख सकते हैं कि किस तरीके की रचना, इनकी कवर से आप देख सकते हैं। तो अगर आपको समय मिलता है तो इन्हें आप अवश्य पढ़िएगा। और इससे अगली वीडियो में जो हम आने वाली वीडियो देखेंगे, ये हमने भारतेंदु पूर्व युग के बारे में देखा था, और आगे आप देखिएगा कि हम भारतेंदु युग के बारे में पढ़ेंगे, द्विवेदी युग के बारे में पढ़ेंगे और छायावाद युग के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे की वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें जब भी कोई नई वीडियो आती है। और यदि इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसे भी देखना आप ना भूलें, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उन्हें ज़रूर से चेक करें और देख लें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन होता है तो वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।